जनतंत्र संवाद की परिचर्चा हमारे साथियों के कुछ टीम सहयोगी मिलकर शुरू की है कुछ दिनों से लगातार। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने हम लोग इकट्ठा हुए हैं। संसद में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक को लेकर कोरोना को लेके हम लोग खबर देखे या 2 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में सुने। जी। तो सबसे पहले तो आप अद्यतन स्थिति बताइए कि अभी क्या है। आपने कहा कि ये जो संसद में प्रेस के जाने पर जो रोक लगी हुई है, उसको लेकर हमने 2 दिसंबर को प्रदर्शन किया, उसका कारण क्या था? तो मैं ये आपको बताऊं कि 2014 से जब से ये श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, इस सरकार का कभी भी लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं में यकीन नहीं रहा है। और उसमें प्रेस तो खैर चौथा स्तंभ है और उसकी कोई आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, लेकिन चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सबको अंडरमाइन किया है इस सरकार ने। और अलग अलग तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, हाथ मरोड़ना, और उसमें उन्होंने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, यानी साम दाम दंड भेद। अपने राजनीतिक विरोधियों को करने के लिए दुरुस्त उन्होंने ईडी, सीबीआई, दूसरी चीजों का सहारा लिया। डेमोक्रेसी को कर्ब करने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सब अपनाए। अब जहां तक इस विषय की बात है कि प्रेस और खास करके मीडिया को संसद में क्यों नहीं वो आना पसंद करते, तो उसकी वजह ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2002 से लेकर 2014 तक, तो तब भी ये कहा जाता था कि वहाँ मीडिया को कोई बहुत ज़्यादा आज़ादी थी नहीं उनकी सरकार के कामकाज के बारे में लिखने की, और वो ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो भाट या चारण की परंपरा के लोग हैं और जिन्होंने उनके बारे में उनकी कथाएं लिखी हैं, उन्हें नवाजा भी गया है अलग अलग तरीके से। और एक और नारा जो अभी भी उनका चलता है, जो गुजरात से शुरू हुआ था, कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे कैबिनेट की, सरकार की, विधानसभा की या संसद की जरूरत नहीं है। मेरा गुजरात में रहते हुए सीएमओ और यहाँ पीएमओ वो काफी है, यानी 4-6 अधिकारी, और मैं सोल डिक्टेटर, और मैं जो चाहूं करूं, और उस पे कैबिनेट की मोहर लगती रहे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जो लोग आज सत्ता में हैं उनका कभी भी इस देश के संविधान में यकीन नहीं रहा। संविधान सभा का इन लोगों ने विरोध किया और संविधान बनने के बाद भी कभी उसको माना नहीं, क्योंकि इनकी जो बाइबल है, जिसके रचयिता हैं श्री एम.एस. गोलवलकर, वी आवर नेशन हो डिफाइंड, उन्होंने कह दिया है कि ये डेमोक्रेसी तो पश्चिम से आयात एक प्रणाली है और यहाँ तो मनु का जो निज़ाम है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें एक भाषा, एक धर्म, एक जाति की श्रेष्ठता की वो बात करते हैं। और इसलिए हालांकि 1952 में भारतीय जनसंघ 1951 में ही बन गई थी और चुनाव लड़ी पहले आम चुनाव से, और तब से लगातार वो संसद और विधानसभाओं में जाते रहे हैं और उसके जरिए से सरकारों में भी आते रहे हैं। लेकिन जो एक बुनियादी चीज होती है कि लेटर एंड स्पिरिट में यकीन रखना, संविधान की बुनियादी भावना में यकीन रखना, वो उनका उसमें यकीन नहीं है। तो उनके यहाँ जो सिस्टम है आरएसएस में, कि वहाँ कभी कोई चुनाव ही नहीं होता। वहाँ एक सरसंघ चालक अपने लिफाफे में अपने उत्तराधिकारी का नाम लिख देता है, वो उत्तराधिकारी हो जाता है। उसकी कार्यकारिणी या कोई मार्गदर्शक मंडल या जो भी चीजें हैं वो सब नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं। अब जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में प्रेस जो है वो उसकी प्री रिक्विजिट है, बुनियादी शर्त है कि
बिना इंडिपेंडेंट और फ्री प्रेस के कोई भी जमहूरियत चल नहीं सकती। और इसीलिए पश्चिम में जहाँ से हमने वेस्टमिनिस्टर प्रणाली आयात की है, और चाहे यूएस का ले लीजिए या और भी ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या वो सारे देश के जहाँ संसदीय प्रणाली है, वहाँ मीडिया जो है वो जम करके सरकार की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, और उसका बुरा नहीं माना जाता बल्कि उसे एक अच्छा समझा जाता है। और यहाँ मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मौके पर कहा कि प्रेस चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, जो कि हम देख भी रहे हैं कि आजकल हो भी रहा है, वो चाहे जितना गैर जिम्मेदार हो जाए, लेकिन उस पर मैं किसी तरह का अंकुश लगाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस के ऊपर अंकुश लगाना मतलब लोकतंत्र को अंडरमाइन करना है। और जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, तब तक वो जो आईना दिखाने का काम होता है सरकारों को, वो नहीं हो सकेगा। उनके अखबार नेशनल हेराल्ड में नेहरू जी के शंकर एक बड़े मशहूर कार्टूनिस्ट थे, और शंकर बहुत मजाक बनाते थे, और प्रधानमंत्री का रोज ही किसी न किसी तरह से एक चित्रण करते थे, और नेहरू उनके घर जाते थे और कहते थे कि शंकर प्लीज डोंट स्पेयर मी, मुझे कभी किसी हालत में बख्शना नहीं, कोई रियायत नहीं करना मेरे साथ में। और वो रियायत नहीं होती थी। उनके संपादक थे चेलापति राय, वो चेलापति राव सरकार के खिलाफ एडिटोरियल लिखते थे, और उनकी पार्टी के सदस्य कहते थे सब ये आप इसे तनख्वाह देते हैं संपादक को, ये हमारे ही खिलाफ लिखता है। उनका नहीं, इसका बहुत जरूरी। तो एक तरफ तो वो वैल्यूज थी, वो चीजें थी। इंदिरा गांधी भी जो देश की पहली तानाशाह के नाम पे जानी जाती है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, 19 महीने प्रेस सेंसरशिप लागू रहा, उनके जमाने की भी अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखें तो खुद उनकी पार्टी के लोग और सहयोगी दल, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, राज्यसभा में भूपेश गुप्ता और लोकसभा में इंद्रजीत गुप्ता और दूसरे भी विपक्षी सदस्य जो जेल में नहीं थे, एनजी गोरे वगैरह, वो सरकार की जमकर आलोचना करते थे, उन प्रोसीडिंग्स को डिलीट नहीं किया जाता था। यहाँ हालत ये हो गई है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो उसके सिंहासन पर बैठे हैं, जो न्याय की जिनसे उम्मीद की जाती है, तो वो भी उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। दिन में जो है बिल शोर शराबे के अंदर पास होना, 10 साल हामिद अंसारी सभापति रहे राज्यसभा के लिए, उन्होंने एक बिल भी पास नहीं होने दिया दिन में। लेकिन वहीं अभी हमारे पूर्व सहयोगी हरिवंश जी आए हैं, उन्होंने दिन में बहुत सारे बिल पास करा दिए और उसकी आलोचना भी हो रही है। तो प्रेस को कर्टेल करने का काम 2014 से ही शुरू हो गया था, और पहले जो वरिष्ठ पत्रकार होते थे, जो संपादक या जिन्होंने 20 साल से ज्यादा संसद की कार्रवाई कवर की होती थी, तो उनको सेंट्रल हॉल में तो जाने की इजाजत थी ही, साथ ही साथ जो पार्लियामेंट की लॉबीज हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, उन लॉबीज तक में जाने की इजाजत थी। और उसका मकसद यही था कि मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ एक इंटरेक्शन हो, बहुत सारी चीजें बातचीत से निकलती हैं, खबरें आती हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है वो, तो पहला काम तो उन्होंने किया कि वो लॉबी में जाने का खत्म कर दिया सिलसिला। अब कोई वरिष्ठ पत्रकार लॉबी में नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई ये सेंट्रल हॉल में क्यों पत्रकार आते हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ सांसद और मंत्री भी होते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को और सांसदों को कह दिया कि वो पत्रकारों के साथ सेंट्रल हॉल में ना बैठे, क्योंकि वहाँ चाय कॉफी पीते हुए गपशप होती थी, बातचीत होती थी, बहुत सारी जानकारी मिलती थी। तो और मैं उन चंद लोगों में हूँ शामिल कि जिन्हें वो लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कैटेगरी यानी LND का पास मिला हुआ है, और जिसके रद्द होने की अब बहुत प्रबल संभावनाएं बन गई हैं। तो एक दिन देखा हमने कि प्रधानमंत्री जी आए और हम अरुण जेटली से बात कर रहे थे खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि चलिए राज्यसभा में चलिए जेटली जी, पत्रकारों से तो बाद में बात कर लीजिएगा। तो उनको ये गवारा नहीं हुआ कि ये हमारे साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं। और कुछ मित्र लोग थे सत्ताधारी पार्टी के, जो मंत्री भी हैं इस वक्त,
तो हमने कहा कि भाई तुम लोग सेंट्रल हॉल क्यों नहीं आते, क्योंकि एक ज़माने में सेंट्रल हॉल आना एक बड़ा प्रतिष्ठित काम माना जाता था और बहुत कम पत्रकारों को एक्सेस थी और सारे सांसद और मंत्री और पूर्व सांसद तो आ ही सकते हैं। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे नेता को पसंद नहीं है कि हम आपके साथ बैठें या बैठे हुए देखे जाएँ। तो उनको ये लगता है कि हम कुछ सरकार की कमज़ोरियाँ या उनकी कमज़ोरियाँ बता रहे हैं और वो। अब ये चला पिछले लोकसभा टर्म में और 2019 में जब दोबारा वो निर्वाचित होके आए, तो बहुत से पत्रकारों के वो एक्रीडेशन खत्म कर दिए गए और उनकी एक्सेस बंद कर दी गई पार्लियामेंट आने की और ऐसा वो जटिल बनाया गया उस प्रक्रिया को कि लोग आना पसंद ना करें। अब कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी, अब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो 80 प्लस के हैं, वो आते हैं तो उनको ये जो एक तरह से ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया, अब ये कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं या, लेकिन उनसे जब कहें कि आप ये हलफनामा दीजिए और ये बनाइए और ये कागज़ लाइए और वो कागज़ लाइए, तो वो फिर कहेंगे कि अरे छोड़ो यार, ऐसे इसमें क्या इसके लिए जाना। और अब फिर जब कोरोना आ गया तो फिर वो उन्हें एक मुँह मांगी मुराद जिसको कहते हैं वो मिल गई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि 2020 में तो पूरी दुनिया बंद थी, कई महीने बंद थी तो संसद भी क्या होती। लेकिन उसके बाद जब 2020 में संसद का सत्र चलना शुरू हुआ, तो फिर ये हुआ कि साहब लिमिटेड एक्सेस होगी और लिमिटेड एक्सेस होते-होते अब ये हो गया कि साहब सिर्फ़ 20 पत्रकारों को इजाज़त दी जाएगी और उनकी भी लॉटरी निकलेगी कि किस एजेंसी से कौन पत्रकार जाएगा और सेंट्रल हॉल में तो अभी भी ताला पड़ा हुआ है। तो ये अघोषित सेंसरशिप है और अघोषित तरीके से मीडिया को कंटेन और कर्टेल करने की कोशिश है और इसमें यही कहा जा रहा है कि साहब हालात ऐसे नहीं है कि भाई हालात तो अगर ऐसे नहीं है तो आप 545 सांसदों की लोकसभा है और 245 सांसदों की राज्यसभा है, उसके तमाम सदस्य आते हैं, तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ। तो पत्रकारों के लिए सिर्फ अच्छा दूसरे इसके अलावा हज़ारों की तादाद में संसद के कर्मचारी हैं, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वो तो लगातार वहाँ आ रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बीच में ये भी हुआ कि एक तरफ से जहाँ कोरोना शबाब पर था, वहीं हमारे प्रधानमंत्री को ये था कि आधी रात में अगर संसद की नई बिल्डिंग खड़ी की जा सके तो कर दी जाए और वो खुद आधी-आधी रात में उसका निरीक्षण करने भी गए हैं और पूरे नई दिल्ली का जो लुटियन ज़ोन कहलाता है, वो खोद के डाला हुआ और उसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि उनके कार्यकाल में ये एक नई दिल्ली बन जाए और इसमें नेहरू गांधी परिवार का कोई चिन्ह दिखाई ना दे, कोई बचे नहीं, कोई ऐसी चीज़ सबको बदल डालिए और जो नया संसद भवन बन रहा है, उसमें सेंट्रल हॉल भी नहीं होगा जिसमें राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, वो किस तरह से होगा उनका राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्योंकि वो तो दोनों सदनों को मिला करके दिया जाता है और उसमें पत्रकारों के जाने के लिए और उनके बैठने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि इस सरकार की कोई दिलचस्पी डेमोक्रेसी फ्लोरिश करे, काम करे, सही ढंग से करे, उसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि तीसरी दुनिया के देशों में भारत अकेला एक ऐसा देश है कि जहाँ न सिर्फ ये कि लोकतंत्र का अंकुर निकला, बल्कि वो अब एक तनावर दरख्त के तौर पे 75 साल के लोकतंत्र है, उसमें वो मजबूती के साथ खड़ा होकर के आया है और इमरजेंसी के 19 महीने निकाल दीजिए तो कोई ऐसा बदनुमा दाग देश पर नहीं है अभी तक, जिसमें कहा जाए कि यहाँ भारत में लोकतंत्र काम नहीं करता। बल्कि आस-पास आप अपने सारे देशों में देखें कि जहाँ सैनिक तानाशाही रही है, राजशाही रही है, लेकिन वो जो है भारत में कभी इस तरह की बात सैनिक तानाशाही की तो किसी ने भी कल्पना भी नहीं की है, सोचा भी नहीं है। और वो तानाशाही का एक विकृत रूप जो 75 से 77 के बीच में हमको देखने को मिला, तो उसका नतीजा भी जनता ने दिखा दिया कि 77 में
जो इंदिरा गांधी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो अपना चुनाव हार जाएंगी। तो खुद चुनाव हारी और उसके बाद से ही उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने की परंपरा भी शुरू की। तो उस वक्त लोगों ने उसका विरोध किया, बड़ी तादाद में पत्रकार भी जेल गए, कुलदीप नैयर हैं, के.आर. सुंदरराजन और वीरेंद्र कपूर, बहुत सारे नाम हैं कि जिन लोगों ने विरोध किया। कुछ अखबारों ने अपने एडिटोरियल के एक कॉलम ब्लैंक छोड़े या काले करके अपना विरोध जताया। मगर आज अगर आप ये करते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह है। सरकार से सवाल पूछना और सरकार की आलोचना करना और सरकार के खिलाफ लिखना तो एक महापाप है। तो उसको रोकने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। बदकिस्मती से जो हमारा कॉरपोरेट मीडिया है, आप जानते ही हैं कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें अब 80-90% कॉरपोरेट का हिस्सा है। कोई बड़ा टीवी चैनल या अखबार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अंबानी की हिस्सेदारी ना हो या और बड़े उद्योगपतियों की हिस्सेदारी ना हो। और उसमें शर्त यही होती है कि भाई हमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। और जो भर्तियां हो रही हैं अखबारों में या टीवी चैनलों में या और दूसरे मीडिया संस्थानों में, उसमें ये एक तरह की बिना लिखी शर्त है कि आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी है। नतीजा ये हो रहा है कि आलोचना या उसकी एनालिसिस करना सही मायने में जो मीडिया का धर्म है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो रहा है जिसकी शक्ति बहुत कम है। मसलन न्यूज़ क्लिक है, वायर है, सत्य हिंदी है और इस तरह की अनगिनत वेबसाइट और कुछ इंडिविजुअल जर्नलिस्टों ने भी क्योंकि यूट्यूब में ये है कि आपको अगर एक सर्टेन अमाउंट हिट मिल जाते हैं तो वो भी चैनल कामयाब हो जाता है और वो कुछ पैसे भी देने लगता है, रेवेन्यू भी देने लगता है। तो वो भी कई पत्रकारों ने उसका प्रयोग किया है, कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो सीमा है वो बहुत कम है। मतलब जो लोग सरकार की आलोचना सुनना चाहते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं, वही इस तरह के चैनल्स को देखते हैं या इस तरह के अखबार। अब अखबारों की हालत भी ये हो गई है कि एक ज़माना था कि जब हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को ये माना जाता था कि ये थोड़ा एंटी स्टेब्लिशमेंट है या वो रवैया रखते हैं या आंख मूंद करके सरकार के विज्ञापन और विज्ञप्तियां नहीं छापते। तो लेकिन अब वहाँ भी रंग बदल रहा है और 2-4 अखबार मैगजीन ही बचे हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत पत्रकारिता का जो असल मकसद है वो बचा हुआ है और वो काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत सीमित तादाद में है। तो इसलिए अच्छा, एक चीज है, इसको अब तो समय भी कम है। एक चीज कोई गाना लीजिए तो हम लोग देख रहे हैं, और जो आप दमन का बात कर रहे हो वो तो हम झेल चुके हैं, देशद्रोह का मुकदमा हम पर हो चुका है। जो जी, अभी जब हेमंत सरकार आई तो वो वापस ली है केस। सवाल ये है कि हम मानते हैं कि पत्रकार को कोई विशेष अधिकार है नहीं, वो भी सामान्य नागरिक है, और उसका रक्षा कवच वही हो सकता है, माने वो जनता ही होगी जिसके लिए वो लिखेगा। और अंततोगत्वा तो ये जो जो संघ है या आरएसएस है और जिनकी सरकार चल रही है वो तो दमन करेंगे। हम पत्रकार, इस पत्रकार जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो स्थितियों को देख रहे हैं, वो लेखन के अलावा, लिखना तो है, लिखने के तो उनका अधिकार सीमित हो ही जाएगा। वो अपनी भूमिका और किस तरह निभा सकते हैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसमें हम लोग आगे क्या, जैसे आप जो 2 तारीख का प्रदर्शन हुआ, क्या उसका कुछ असर हुआ? क्या सरकार कुछ जो मांग आप लोग, जो पत्रकारों की तरफ से रखा गया था, उसमें कुछ हुआ? कृपया उसके बारे में बताएं। और हम लोग या पत्रकार जमात एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी भूमिका इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कैसे करेगी, जी। कर सकती है? और देखिए, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो पिछले 7-8 साल से माहौल बना हुआ है और जिस तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं,
उसमें एक बहुत सटल तरीके से जो मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा है वो भी एक तरह से इन्फ्यूज कर दिया गया है सोसाइटी के अंदर, और खास करके सिविल सोसाइटी और पत्रकारों के भीतर भी। और अब वैसे लोगों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। अब उस दिन जो आपने सवाल किया कि इसका क्या असर हुआ, 2 तारीख का जो प्रेस क्लब का प्रदर्शन था, हम उम्मीद करते थे कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उसमें एक माहौल बनेगा। लेकिन हमने देखा कि प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई उसमें 100-125 लोग और वही जाकर के प्रदर्शन में शामिल हुए। और उसमें भी जो बड़े पत्रकार संपादक वो नदारद थे, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो प्रेस क्लब के ऑफिस बियरर्स थे, और बाकी ज्यादातर तादाद उन लोगों की थी जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, या अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या छोटी छोटी मैगजीन निकालते हैं, वो लोग उसमें थे। तो उससे ये अंदाजा हुआ कि थर्मामीटर लगा के अगर देखा जाए तो लोग, ज्यादातर लोग इस सरकार का और इसकी विचारधारा जो भी है तथाकथित, और जो उसने एक नैरेटिव सेट कर दिया है उसके समर्थक नजर आते हैं। तो वैसे लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि लगता है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपका फोटो भी सामने आएगा, और आजकल तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसमें भी वो चेहरे नजर आ जाते हैं। तो लोग परहेज करते हैं कि इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल हो। प्रदर्शन की परंपरा ही खत्म हो गई, यानी पॉलिटिकल पार्टीज प्रदर्शन किया करती थी वो खत्म हो गए, जलसे जुलूस धरने सब खत्म हो गए। और अब तो बहाना है कि भाई कोरोना के टाइम में कहाँ लोगों को इकट्ठा करना, जबकि हमने देखा कि उसी कोरोना के टाइम में बिहार का भी चुनाव हुआ, उसी कोरोना के टाइम में बंगाल का भी चुनाव हुआ, और अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, रैलियां हुई, और कहीं बिना मास्क लगाए नेता और प्रधानमंत्री मंत्री भाषण देते थे, लेकिन इस समय हो जाता। तो ये वाकई चिंता का विषय है कि इस वक्त में जो देश में एक माहौल बन गया है, वो मैंने तो चूंकि आपातकाल के समय में बच्चा ही था, बहुत ज्यादा उम्र मेरी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी हम देखते थे कि दहशत तो थी, लेकिन आज जैसी दहशत नहीं थी। और ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज के भले ही 1 लाख लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाकी लोग जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहाँ सरकार के खिलाफ भी बात होती थी, विरोध प्रदर्शन भी होते थे, और जुडिशरी भी हालांकि बहुत डरी और सहमी हुई थी, लेकिन उस वक्त जुडिशरी में भी कई बड़े फैसले हुए। और HR खन्ना साहब का तो मामला उसमें सामने आई बहुत है ही। तो हो ये रहा जो आपका सवाल था कि अफसोस इसी बात पे होता है कि एक तरफ तो हम देखते हैं अपने अतीत को, अपने इतिहास को, कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक चला, उसमें लाखों लोगों ने शहादत दी, लाखों लोग जेल गए, और उसकी जो विचारधारा थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उसके आधार पर संविधान बना, और उस संविधान के आधार पर ये देश अभी तक चल रहा है। लेकिन कितने दिन चल पाएगा मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जो लोग हैं सत्ता में और सत्ता प्रतिष्ठान में, उनको लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। उनको तो ये है कि उनकी विचारधारा, उनका नैरेटिव बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अपना लें, और बदकिस्मती से ये हो भी गया। अब मुझे यहाँ ये कहने की इजाजत दीजिए कि जो अयोध्या विवाद को लेकर के पूरा मामला चला, और ये कहा गया कि ये अयोध्या में राम का नहीं बीजेपी RSS का मंदिर बन रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी, बड़े बड़े पत्रकारों ने लेख लिखे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अब खामोश। अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जा सकता। और जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके 2 नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इट वाज आवर फादर्स अनफिनिश एजेंडा एंड वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। यानी ये तो हमारे पिता का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। और अगर आप उसकी टाइमलाइन और उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें तो उसमें लगता कि ये कांग्रेस ही थी जिसने 22 दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियां रखने दी।
ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 1 फरवरी 1986 को ताला खुलवाया और दूरदर्शन अकेला चैनल टीवी होता था, उस पर पूरे नेशनल हुकअप पर दिखाया गया कि राम जन्मभूमि लिबरेट हो गई। ये ग्रेट सेक्युलर कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने वहां विवादास्पद भूमि पर विश्व हिंदू परिषद के साथ समझौता करके शिलान्यास कराया 89 में, और जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। आज तक वो बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में मतलब सत्ता में रहे। आज की स्थिति को हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि अघोषित, यानी इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी लगाई थी वो तो घोषित था, और उसमें था 6 महीने के बाद चुनाव भी हुआ और वो खत्म भी जनता। अभी जो है एक तरह से अघोषित और उससे ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी देश में लग चुका है, और जी इसका प्रतिवाद कैसे हो सकेगा, इस पर बात मैं रखते। कुछ पूछना चाहता हूँ विनोद जी। पीछे मैं पूछ हाँ, हाँ हाँ, हाँ मैं एक बहुत आपका ये समर्थक हूँ। ये हम लोग पहले मांग करते थे कि दूरदर्शन को बीबीसी की तरह स्वायत्त संस्था बनाई जाए। वो तो नहीं बना, लेकिन बाद में लोकसभा और राज्यसभा टीवी का प्रसारण शुरू हुआ और आपने राज्यसभा में टीवी में काफी योगदान दिया, और हम लोग को काफी लगता था कि ये राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी से काफी अलग तरह का है, लोकप्रिय था। तो उस लोकप्रियता को शायद मिटाने के लिए ही अब दोनों को मिला करके संसद टीवी शुरू किया गया है। और लेकिन एक सवाल हम लोग के मन में है कि संसद में पत्रकार नहीं जाएंगे तो विपक्ष की आवाज कैसे सामने आएगी? संसद टीवी तो सत्ता की आवाज तो प्रसारित करेगा। तो विपक्ष क्यों नहीं विरोध कर रहा है? विपक्ष को इसमें जो है जो भूमिका निभानी चाहिए कि कहें कि ये लोकतंत्र तो एक जैसे कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, उसी तरह से संसद एक महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र का, और उसकी आवाज को बंद कर देना की कोशिश। ऐसे प्रधानमंत्री को तो आदत ही नहीं है कि संवाददाता सम्मेलन करने की और सब करने की, लेकिन विपक्ष को तो इसका हक होना चाहिए कि उसकी बात पहुंचे। यदि पत्रकार नहीं जाएंगे संसद में जी, तो रामचरण जी, मैं तो यही तो कह रहा हूं मैं कि विपक्ष जो है उसने जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा था उसकी मुखालिफत करना बंद कर दिया है। उन्होंने जो नैरेटिव चलाया वो ये है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दो, चेटी नहीं रहेंगी इस देश में, कोई विरोध नहीं करेगा। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो धारा 370 लाई थी और जो उसकी समर्थक थी, उसके नेता ही करण सिंह से लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक वो प्रधानमंत्री के गुणगान में लग गए कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। इतने दिन कश्मीर वर्चुअली जेल बना दिया गया, वहां के लोगों को इंटरनेट और बाकी सुविधाओं से वंचित रखा गया, कोई उनका संपर्क नहीं था। लेकिन कौन सी विपक्षी पार्टी इस देश में बोली, या मीडिया के किस आदमी ने इसको लेकर के कैंपेन किया? कहीं किया? तो ये एक एजेंडा उन्होंने जो तैयार किया है कि देखिए हमने धारा 370 खत्म कर दी, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, जरूरत होगी तो काशी और मथुरा में भी बनवा देंगे, और उस पर अदालत की मोहर लग जाएगी, और फिर ये कहा जाएगा कि अब इसके बारे में सवाल ना करें कृपया। तो वामपंथी दलों से लेकर के और तमाम क्षेत्रीय और कांग्रेस पार्टी जिसकी विचारधारा कहीं कोई तालमेल ही नहीं है, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी अगर ये तय करें कि भाई हमें तो 10 साल और विपक्ष में बैठना है, लेकिन जो गांधी नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा थी हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उन्हें कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं साहब, आपको सरकार में बनाने की जल्दी रहती है तो आप गुजरात में कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल करके हर मंदिर में जाते हैं। आजकल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कोई मंदिर नहीं छोड़ रही है। भाई जरूर जाइए, अगर आपकी आस्था का मामला है, मैं उसको नहीं कह रहा कि आप उसमें जाइए, लेकिन आप उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल कामों के लिए कर रहे हैं, और यही काम तो बीजेपी ने किया था। भाई बुनियादी फर्क क्या है कि बीजेपी ने 1987 में पालनपुर में अपना रेजोल्यूशन पास किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए पहली बार, और वो 2020 में 19 में रियलिटी हो गया। वही काम आप कर रहे हैं
तो अगर आप हिंदू कार्ड खेलेंगे और आपको ये लगेगा कि आप जो मेजोरिटेरियन एजेंडा है उसी के साथ रह करके इस देश में लोकतंत्र भी बचा लेंगे, संविधान भी बचा लेंगे, तो फिर मैं कहता हूं कि आदमी बाजार में जाता है माल खरीदने के लिए, तो वो असली माल खरीदेगा, वो डुप्लीकेट माल क्यों खरीदेगा? और नतीजा यही हो रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। आज तक इस सरकार के खिलाफ 7 साल हो गए, अपोजिशन की तरफ से कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया। आखिर क्यों? किसने रोका है? इसके लिए तो नरेंद्र मोदी ने तो रोका नहीं है और स्पीकर भी नहीं रोक सकेगा अगर जो रिक्विजिट नंबर है आप देंगे तो। और 1963 में जब आचार्य कृपलानी, राम मनोहर लोहिया वगैरह ने अविश्वास का प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ पेश किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि संख्या बल के आधार पर हम इस सरकार को नहीं गिरा सकते, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो बहस होगी तो हम देश को ये बता सकेंगे कि ये सरकार क्या स्याह क्या सफेद कर रही है, क्या गलतियां कर रही है। और यही बुनियादी मकसद होता है संसद का, कि संसद में सरकार की आलोचना जब होती है तो उसके पीछे मकसद वनमैनशिप का नहीं होता है, कोई स्कोर सेटल करना नहीं होता, बल्कि जो इस देश के बुनियादी मसले हैं उनको रखने की कोशिश होती है। अगर ये कृषि कानून जो 3 वापस हुए हैं, इनको ऑर्डिनेंस के जरिए पहले ना लाया गया होता और फिर संसद में बिना बहस के शोर शराबे में पास न किया गया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती कि 1 साल तक किसान आंदोलन करें, 700 लोगों की जानें जाएं और उसके बाद में फिर एक दिन वन फाइन मॉर्निंग प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू आते हुए कहें कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई थी और मैं अभी इन्हें वापस ले रहा हूँ। लेकिन सबको मालूम है कि वो तपस्या में कमी नहीं है, वो तो जो 5-6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो वहाँ जाहिर है कि उनके पास जो एजेंसियां हैं उनमें से कुछ लोग शायद सही फीडबैक देते होंगे, तो उनको पता है कि साहब यहाँ तो आपका कुंडा होने वाला है अगर आपको ये माहौल चला तो। और उनके कई नेताओं ने, सांसदों ने और राज्यपालों ने कहा कि भाई इसको वापस ले लीजिए, वरना ये किसान साल भर बैठे हुए हैं, ये 2-3 साल और बैठे रह सकते हैं, इनको कोई हटाने वाला नहीं। तो कहने का मकसद ये रामचंद्र जी जो आप कह रहे थे कि जब सारा देश, माफ करें मुझे ये कहते हुए, एक ही रंग में रंग जाएगा और राष्ट्रभक्ति जो है, जो सो कॉल्ड आरएसएस की चाशनी में लिपटी हुई देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री कहेगा कि बर्तन बजाओ तो लोग, पूरा देश बर्तन बजाएगा, प्रधानमंत्री कहेगा कि दिए जलाओ तो दिए जलाए जाएंगे और उनके मंत्री कहेंगे कि गोबर लगाने से कोरोना नहीं होता है जिस्म पे, वो करने लगेंगे, या गो कोरोना, गो किनारे लगाने से बीमारी चली जाएगी। तो ये अंधविश्वासी लोगों के बीच में आप कोई सेंस की बात कर सकते हैं क्या? कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो सकती है? और इसीलिए जब कोई आलोचना करेगा तो पसंद नहीं आएगा। और ये अनगिनत मामले हुए हैं, अनगिनत संपादकों को बर्खास्त किया गया है, नौकरी से हटाया गया है, टीवी चैनलों से हटाया गया है और बहुत साफ मैसेज है कि या तो आप हमारे साथ हो सकते हैं, वरना आपके लिए कोई जगह नहीं। अब जॉर्ज बुश के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो ये कहता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे विरोध में हैं। यहाँ तो विरोध है ही नहीं, या तो आप हमारे साथ हैं या कहीं नहीं। तो इसलिए जब इसके खिलाफ प्रदर्शन होता है तो उसका कोई नोटिस नहीं लेता। अब हमने उस 2 तारीख के प्रदर्शन के बाद ये कहा कि भाई इसका तो कोई असर हो नहीं रहा है सरकार पे, आपने ज्ञापन दे दिया लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी जाए तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो लड़ाई जो है हमें अपने तरीके से ही लड़नी चाहिए। अपने तरीके से आप कहाँ लड़ेंगे? आपके साथ कोई आ नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है। आप ये माहौल नहीं बना पा रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को भी उसमें शामिल कर लें कि भाई ये लोकतंत्र में इसकी बहुत जरूरत है। तो एक तरह से, हालांकि आज जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, बड़ा, मैंने आज ही अपनी फेसबुक पर उसको पोस्ट किया और उसमें बहुत सरकार को एक तरह से चेतावनी दी गई है कि आप हर आदमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं कायम कर सकते और अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है और डिफरेंसेस ओपिनियन, ये भी लोकतंत्र की एक बुनियादी जरूरत है और इसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। लेकिन ये तो वहां बात कही जा सकती है जहां लोग रैशनल हो, जो समझ सकते हो कि भाई इसका क्या मतलब है। नेहरू तो पूरे दिन संसद में बैठते थे
और उनकी आलोचना होती थी, और ऐसी भी आलोचना होती थी कि बिलबिला जाते थे वो खुद कई बार, और उनके सांसद कहते थे कि साहब ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो कहते थे कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये विपक्ष हमारी आलोचना नहीं करेगा, तो हमें कोई आईना दिखाने वाला नहीं होगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और ये फिर तानाशाही की तरफ जाएगा। और यही हुआ कि इंदिरा गांधी ने जब ये काम किया, तो वो तानाशाही की तरफ ही गईं, और फिर जब 80 में दोबारा पावर में आई लौट करके, क्योंकि इस देश के लोगों ने माफ कर दिया उनको और प्रचंड बहुमत से बैठा दिया, तो फिर उनको भी एक सबक हुआ कि हाँ, इमरजेंसी गलत काम था, जुडिशरी का गला नहीं घोटा जा सकता, प्रेस की आज़ादी नहीं खत्म की जा सकती। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, सदियां लगती हैं इन